नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12 ही भावों के विषय में और आज हम बात करेंगे कुंडली के सबसे आखिरी खाने यानी खाना नंबर 12 के विषय में। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं तो अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। और हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाएं इन्हीं खानों से देखी जाती हैं, यानी हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का संबंध इन 12 ही भावों से है। यदि हम किसी के बारे में संतान के विषय में जानना चाहेंगे किसी के, तो हमने पंचम भाव देखना है। अगर लव अफेयर के बारे में देखना तो भी पंचम भाव देखना है। यदि हमने विद्या के बारे में देखना है तो पंचम भाव से देखना है। यदि हमें किसी के माता सुख के बारे में देखना है तो खाना नंबर 4 को देखेंगे। यदि भाइयों के सुख के बारे में देखेंगे तो खाना नंबर 3 से देखेंगे। यात्राएं खाना नंबर 3 से देखेंगे। विदेश यात्रा हम खाना नंबर 12 से देखेंगे। खाना नंबर 9 भी धार्मिक यात्राएं और विदेश यात्रा का है, लेकिन खाना नंबर 12 सेटलमेंट का भी है। लगन से हम सेहत देखते हैं, बंदे का स्वास्थ्य देखते हैं। इसी प्रकार कुंडली के जो 12 खाने हैं, इन 12 खानों से बाहर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय नहीं है। तो जब भी किसी समस्या को हम देखते हैं तो इन्हीं 12 भावों से ही हम उस समस्या का निदान भी देखते हैं और समस्या का कारण भी देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के खाना नंबर 12 के विषय में। तो खाना नंबर 12 किन किन बातों के बारे में बताता है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। खाना नंबर 12 हमारी नींद का है। खाना नंबर 12 खर्चों का है। वैदिक ज्योतिष में भी खाना नंबर 12 खर्चों का है और खाना नंबर 11 लाभ का है, हमारी आमदन का है। तो खाना नंबर 11 आमदन का है, तो खाना नंबर 12 हमारी खर्चों का है। 12 हानि का है। 12 हमारे नींद का है। 12वां भाव हमारे सपनों का है, हमारे ख्वाबों का है। खाना नंबर 12 हमारे सर का भी है, यानी इंसानी सर का भी जो खाना है वो खाना नंबर 12 है। खाना नंबर 12 से स्त्री पुरुष के पर्सनल टाइम को भी देखा जाता है, यानी खाना नंबर 12 जो है वो रात्रि सुख का भी है। खाना नंबर 12 समाधि का भाव भी कहा जाता है, यानी खाना नंबर 12 जो है वो एक योनि के ख़त्म होने का और अगली योनि के शुरू होने का भाव है, यानी एक योनि के ख़त्म होने का भाव खाना नंबर 12 है। खाना नंबर 12 के कारक केतु भी कहे जाते हैं। कुछ लोग केतु भी उसका कारक मानते हैं, क्योंकि मोक्ष का कारक केतु यहाँ पे माना जाता है। तो मोक्ष का भाव भी जो है खाना नंबर 12 ही माना जाता है। तो दोस्तों, खाना नंबर 12 से हम खर्चों को देखते हैं, रात्रि नींद को देखते हैं, अपने ख्वाबों के बारे में देखते हैं, और अगर हमारे सर में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो भी हम खाना नंबर 12 से देखते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुंडली के खाना नंबर 12 में यदि राहु हो तो इंसान के दिमागी उलझन बनी रहती हैं, यानी ऐसा इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। रात्रि नींद उसकी उच्चाट रहती है, न खुद सोता है न सोने देता है। और कभी कभी 12वें राहु वाला इंसान किसी न किसी नशे का आदी भी हो जाता है, और ऐसे इंसान का जो प्रॉब्लम का कारण होता है, इस समस्याओं का कारण होता है, वो अत्यधिक खर्च भी माना गया है। फालतू खर्च ऐसे इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण माना गया है, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है। तो 12वें भाव में अगर राहु होंगे तो राहु को हाथी गिना गया है, तो हाथी को पालने जैसे खर्चे खाना नंबर 12 में राहु के होने से होंगे। याद रहे, खाना नंबर 12 को देखते हुए आप ये भी ध्यान रखें कि खाना नंबर 12 छत का भाव भी है, आकाश मार्ग है। तो यदि आप
किसी का कुंडली देख रहे हैं और 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो उनको स्पेशली ये भी कहा जाता है कि छत को साफ रखें, छत पे कबाड़ ना रखें, लोहे लक्कड़ का सामान ना रखें। तो छत पे अगर लोहे लक्कड़ का सामान पड़ा होगा, तो यदि कुंडली में राहु 12वें भाव में है तो राहु यानी कबाड़ उसके छत पे भी पड़ा हुआ होगा। छत के ऊपर अगर कबाड़ पड़ा हुआ है, लोहे लक्कड़ का सामान पड़ा हुआ है, जंग लगी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो राहु का प्रभाव और भी ज़्यादा ऐसे इंसान पर होगा, नुकसान आदि ज़्यादा होते होंगे उस इंसान के। दोस्तों, कुंडली का खाना नंबर 8 देखता है खाना नंबर 2 को उल्टी दृष्टि से। खाना नंबर 8 देखता है खाना नंबर 2 को, और 2 देखता है खाना नंबर 6 को, और 6 से असर जाता है खाना नंबर 12 में। तो यदि कुंडली के खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की दृष्टि खाना नंबर 2 के ग्रह पर पड़ रही है, खाना नंबर 2 में भी अगर कोई ग्रह है तो खाना नंबर 8 के ग्रह की दृष्टि खाना नंबर 2 के ग्रह में जाएगी, और 2 के ग्रह की दृष्टि खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह पर जाएगी, और 6 से होती हुई खाना नंबर 12 के ग्रह में वो असर जाएगा। यानी 8 का असर खाना नंबर 2, 6 से होता हुआ खाना नंबर 12 में भी जाएगा। खाना नंबर 12 में यदि राहु हो, तो एक चीज़ और मैं बता दूं, स्त्री की कुंडली में 12वें राहु, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत ज़्यादा कुंडलियों में मैंने देखा है कि 12वें भाव में अगर राहु हो तो ऊपरी बाधा के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। खाना नंबर 12 में राहु हो तो ऊपरी बाधा के योग यहाँ पर बनते हैं। सर में प्रॉब्लम रहती है, सर में दर्द की समस्या रहती है, कंधे भारी रहते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो यदि 8वें भाव में भी कोई अशुभ ग्रह है, राहु जैसे ग्रह यदि 8वें भाव में हैं, तो 8वें भाव से राहु का असर खाना नंबर 2, 6 से होता हुआ खाना नंबर 12 में भी जाएगा। यानी हॉस्पिटल यात्रा होंगी, जेल यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। तो ये ग्रहों की स्थिति को देखकर पता चलेगा कि जेल यात्रा होगी, हॉस्पिटल यात्रा होगी या विदेश यात्रा होगी। इस प्रकार हम ग्रहों को देखते हैं। खाना नंबर 12 कुंडली के तमाम ग्रहों की अपील खाना नंबर 12 में जाती है, और जब 12 के फैसले की बात हो तो 12 की अपील खाना नंबर 2 में होती है। लेकिन कब होती है? जब लगन भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह की उम्र खत्म होने के बाद अगर हम 12वें खाने की अपील की बात करें तो उसकी अपील खाना नंबर 2 में जाएगी। दूसरी हालत में तमाम ग्रहों की अपील की बात करें, तमाम ग्रहों के असर की बात करें तो खाना नंबर 12 से देखेंगे, यानी आखिरी अपील खाना नंबर 12 में होगी, और 12 के अपनी अपील की बात करें तो खाना नंबर 2 में होगी, जब खाना नंबर 1 में बैठे हुए ग्रह की उम्र समाप्त हो जाएगी। उसके बाद खाना नंबर 2 से हम खाना नंबर 12 का असर देखेंगे। जैसे लगन भाव में अगर सूर्य बैठे हो तो उनकी 22 साल उम्र बताई गई है। सूर्य की उम्र है 22 साल लगन भाव में, तो 22 वर्ष के बाद अगर 12वें भाव के ग्रह का असर देखना है तो खाना नंबर, आखिरी अपील खाना नंबर 2 में जाएगी। खाना नंबर 2 12 का ग्रह जो होता है, खाना नंबर 12 का असर अगर 12 में नहीं बोल रहा है तो वो खाना नंबर 2 में उसका असर जाएगा, 2 में बोलता होता है। लाल किताब कहती है कि खाना नंबर 12 में अगर असर नहीं बोलता नज़र आ रहा है तो वो खाना नंबर 2 में असर जाएगा, और 2 और 12 आपस में मिले मुलाए होते हैं, यानी 2 का असर खाना नंबर 12 में गया हुआ होता है। दूसरी चीज़, यदि खाना नंबर 11 में खाना नंबर 8 का शत्रु बैठा हुआ है, खाना नंबर 11 में यदि 8 का शत्रु बैठा हुआ है तो खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में नहीं जाएगा, यदि 11 में 8 का शत्रु बैठा हुआ है, ध्यान रहे। तो इस प्रकार अगर 11वें खाने में अगर 8 का शत्रु बैठा है तो 8 में बैठे हुए ग्रह का असर खाना नंबर 2 में नहीं जाएगा, और 2 से 6 में नहीं जाएगा, और 6 से 12 में नहीं जाएगा, याद रहे। और खाना नंबर 12 में जो भी ग्रह पड़ा हुआ होता है उस ग्रह के होते हुए, उस ग्रह के कारक व्यक्ति के होते हुए ऐसा इंसान सुख पाएगा, जीवन में उसके कष्ट कम आएंगे, या कहें कि उस इंसान का पूरा सुख उस इंसान को मिलेगा,
जातक को मिलेगा और उसके होते हुए वह इंसान किसी तरह से भी दुखी नहीं होगा। परंतु उस इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद, दूर हो जाने के बाद, उस इंसान को उस ग्रह से रिलेटेड चीज को अगर अपने पास में रखेगा तो सुख पा सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, कुंडली के 12वें भाव में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं, ध्यान से सुने, कुंडली के 12वें भाव में यदि बृहस्पति बैठे हुए हैं तो बृहस्पति पिता या दादा हैं। तो पिता या दादा के होते हुए ऐसा इंसान सुख पाएगा, पिता दादा के होते हुए ऐसा इंसान सुख ले पाएगा। और पिता दादा जिस दिन चले जाएंगे तो रात्रि सुख उसका खराब होगा और सुखों में कमी आएगी। तब ऐसे इंसान को बृहस्पति की कारक चीज यानी केसर अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए। यदि कुंडली में 12वें भाव में सूरज है तो सूरज के लिए तांबे का पैसा या तांबे का बर्तन कोई अपने सिरहाने रखकर अगर सोएंगे तो रात्रि सुख ले पाएगा ऐसा इंसान। तो 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह की चीज जब वह इंसान अपने पास में जब तक उसके होगी तब तक वो सुख ले पाएगा, या 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह का कारक व्यक्ति जब तक उस इंसान के साथ में रहेगा तो वह लाभ ले पाएगा। अगर मान लिया जाए शुक्र ही 12वें भाव में हो तो ऐसा इंसान पत्नी के साथ से आगे बढ़ता है, या पत्नी उसके लिए अत्यंत भाग्यशाली होती है और पत्नी के होते हुए ऐसे व्यक्ति का के ऊपर किसी तरह का कष्ट नहीं आता है, या विवाह के बाद ही ऐसा इंसान तरक्की कर पाता है और पत्नी के होते होते ही वह लाभ ले सकता है। जिस दिन पत्नी उसको छोड़कर चली जाए या पत्नी की मृत्यु हो जाए या पति की मृत्यु हो जाए तो ऐसा इंसान दुख भोगने लगता है। तब उसको शुक्र की कारक वस्तु को अपने सिरहाने रखकर या अपने पास में रख के सोना चाहिए या रखना चाहिए, तब वह इंसान लाभ ले सकता है। एक बहुत बड़ा सूत्र मैं आपको और बता दूं, यदि कुंडली के 12वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो 8वें भाव का शत्रु हो, फिर से सुन लें, यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 8 के ग्रह का शत्रु हो और खाना नंबर 2 खाली हो, तो ऐसे इंसान को कभी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक यात्रा के लिए नहीं जाना चाहिए, मंदिर वगैरह में नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। बहुत अजीब सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई इंसान सुनेगा तो बड़ा अजीब लगेगा कि यार ये कैसी बात बोल दी। हर कोई कहता है कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, और आपने बोल दिया कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो इसका कारण समझें। खाना नंबर 12 में जो ग्रह हैं वो खाना नंबर 8 का शत्रु है, और खाना नंबर 2 है धर्म स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा, धार्मिक जगह। तो ऐसा इंसान जब मंदिर जाएगा तो खाना नंबर 2 से असर होता हुआ खाना नंबर 12 में जाएगा, यानी खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 के ग्रह आपस में मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति के मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक जगह पे जाने से। जब भी ऐसा व्यक्ति जातक मंदिर जाएगा तो 12 और 8 के ग्रह मिलेंगे और ऐसे व्यक्ति के लिए तबाही का सबब होंगे। सेहत की परेशानी होगी, पैसे की परेशानी होगी और दुनिया भर के कष्ट उसके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, यानी कोई उसके फायदेमंद नहीं रहेगा मंदिर जाना। ऐसा इंसान मंदिर जाने के लिए बना ही नहीं, या ये कहें कि उसको वो लायक ही नहीं है मंदिर जाने के। जब भी वो मंदिर जाएगा तब उसको परेशानी होगी और मंदिर से दूर रहेगा तो सुख पाएगा। ध्यान रहे इस चीज़ का। इसको उदाहरण के तौर पे मैं एक समझा दूं आपको। यदि मान लिया जाए कि बुध अष्टम भाव में हो और शनि 12वें भाव में हो, बुध अष्टम भाव में हो, शनि 12वें भाव में हो और दूसरा खाना खाली हो, तो ऐसा इंसान जातक यदि मंदिर जाना शुरू कर दे तो उसके अपने बेटी की आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, अंधे होने की भी संभावना बन सकती है, यानी आंखों की रोशनी पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है। यदि क्योंकि शनि आंखों की रोशनी के कारक हैं, तो शनि आंखों की रोशनी के कारक जो बुध बेटी पर जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बुध और शनि के मिलने से बुध यानी बेटी की आंखों की रोशनी यहाँ पे तबाह होती, बर्बाद होती नजर आएगी। तो याद रहे खाना नंबर 2 और 12 के ग्रहों को मिलाया ना जाए,
खाना नंबर 2 में यानी धार्मिक स्थान पर जाकर। तो ये चीज़ें ध्यान रखी जाएं कुंडली का खाना नंबर 12 को देखते हुए। अब एक चीज़ और जान लें, खाना नंबर 3, 1 से लेकर 3, खाना नंबर 1 से लेकर 3 उम्र का पहला 25वां वर्ष है, 25 वर्ष हैं, यानी 1 से लेकर 25 का टाइम जो है खाना नंबर 1 से लेकर 3 तक देखते हैं। खाना नंबर 4 से लेकर 6 तक का टाइम, खाना नंबर 4 से लेकर 6 तक का टाइम होता है 50 साल की उम्र का। और खाना नंबर 7 से लेकर 9 तक का टाइम, 7 से लेकर 9 तक का टाइम होता है 75 साल की उम्र का। और खाना नंबर 10 से लेकर 12 का समय होता है 100 साल की उम्र तक का, 75 से 100 साल की उम्र का। तो इन खानों में जो जो ग्रह बैठे होंगे उसका उस उम्र का जो टाइम है वैसे ही गुजरता होगा, जैसे ग्रह ऐसे खानों में बैठे होंगे। 1 से 3 के बीच में अगर शुभ ग्रह है तो ये समय उसका शुभ रहेगा 25 साल तक का। अगर खाना नंबर 4 से 6 तक शुभ ग्रह हैं तो 50 साल की उम्र में शुभ असर रहेगा। और अगर 7 से लेकर 9 में शुभ ग्रह हैं तो 50 के बाद उसको शुभ असर मिलेगा। और अगर अंतिम खानों में शुभ ग्रह है तो अंतिम समय उसका शुभ रहेगा। ये देखने की विधि है। एक चीज़ और जान लें, कुंडली के 6 और 12 इन घरों के स्वामी बुध और छठा खाना जो है स्वामी बुध बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी राहु बनते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने का तरीका यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आप 6 और 12 खाने को देखते हैं तो किस प्रकार देखना है। छठे भाव के स्वामी बुध हैं, लेकिन बुध के साथ साथ छठा भाव केतु का भी है और 12वां भाव राहु का है और राहु के साथ साथ बृहस्पति का भी है। तो अब इसका मालिक किसको मानेंगे? यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वाला है कि छठे भाव के स्वामी बुध भी हैं और केतु भी हैं, तो बुध को माने या केतु को माने? और 12वें भाव में राहु भी हैं और बृहस्पति भी हैं, तो किसको माने? तो यदि बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठे हुए हैं, बृहस्पति यदि अपनी दूसरी राशि खाना नंबर 9 में बैठे हुए हैं तो 12वां भाव राहु का होगा, 12वां भाव राहु का होगा। और बुध यदि अपनी पहली राशि में बैठे हैं, खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं, तो खाना नंबर 6 का मालिक हम केतु को लेंगे। लेकिन यदि बृहस्पति ना 9 में है ना 12 में है तो 12वें भाव में बृहस्पति और राहु दोनों के ही, अगर दोनों में ही नहीं है बृहस्पति, तो यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी दोनों ही ग्रहों को माना जाएगा, यानी मनसुई ग्रह बुध का खाना होगा खाना नंबर 12। इसको एक बार फिर से समझ लें। यदि 9 और 12 में बृहस्पति न हो तो खाली खाना जो होता है खाना नंबर 12, खाली खाना जो होगा 12 बृहस्पति और राहु दोनों का इकट्ठा होगा, यानी इनके नकली ग्रह बुध का होगा, बुध उस घर का मालिक माना जाएगा। खाना नंबर 3 में यदि बुध नहीं है तो खाना नंबर 6 बुध और केतु दोनों में से उसका माना जाएगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी बुध केतु दोनों का तो होगा लेकिन उनमें से भी उसका होगा जो दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि छठा भाव जो है बहुत खास मायने रखता है। तो छठे खाने को का जो मालिक ग्रह है वो किसी कमज़ोर ग्रह को नहीं ले सकते, जो दोनों में स्ट्रांग होगा उसको जो है खाना नंबर 6 का मालिक माना जाएगा। फिर से एक बार समझ लें, खाना नंबर 9 में यदि बृहस्पति बैठे हुए हैं तो खाना नंबर 12 का स्वामी राहु होगा। 9 क्योंकि बृहस्पति को एक खाना मिल गया है खाना नंबर 9, तो खाना नंबर 12 के स्वामी राहु होंगे। लेकिन यदि 9 और 12 दोनों ही खाली हैं, 9 और 12 दोनों ही खाली हैं, तो 12वें भाव जो खाली खाना है 12वें भाव का, 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो राहु और बृहस्पति दोनों का ही माना जाएगा, यानी दोनों के मनसुई ग्रह। अब दोनों के लिए एक तीसरा ग्रह वहाँ पे आ गया बुध, ठीक है ना, नकली ग्रह, उन दोनों की ही कमी पूर्ति वो करेगा,
यानी बुध करेगा, बुध वहाँ पे उन दोनों की जगह, दोनों की तरफ से बुध वहाँ पे बैठेगा 12वें भाव में। यदि बुध खाना नंबर 3 में नहीं है और 6 में भी नहीं है, तो छठे खाने का मालिक किसको लिया जाए? छठे खाने का मालिक बुध और केतु में से उसको लेंगे जो दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, खाली खाने का मालिक। तो इस प्रकार हम कुंडली को देखते हैं, 12वें भाव को हम इस प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों, यदि 12वें भाव के विषय में आपको किसी तरह की कोई शंका रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के ज़रिए से आप जानकारी ले सकते हैं। अगली वीडियो में बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। 12वें भाव को देखते हुए 12वें भाव के कारक ग्रह को भी देखना जरूरी है, यानी राहु की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति को देखना ज़रूरी है। तो 12वें भाव के कारक बृहस्पति या राहु कौन है, उसके लिए हमें 12वें भाव में खाली ग्रह खाना है, 12वां खाना खाली है और खाना नंबर 9 में भी बृहस्पति नहीं है, तो दोनों ग्रह को, बुध को भी हमने देखना पड़ेगा। 12वें भाव के स्वामी बुध को मान के चलेंगे और बुध को भी हमें देखना होगा कि बुध की स्थिति क्या है। तो 12वें भाव को देखते हुए 12वें भाव के कारक ग्रह को, 12वें भाव के स्वामी ग्रह को हमें देखना चाहिए। और 12वें भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यह देखना बहुत ज़रूरी है। 8वें भाव का ग्रह और 12वें भाव का ग्रह अगर शत्रु है, तो खाना नंबर 2 अगर खाली है, तो ऐसे इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना चाहिए और पूजा पाठ से दूर रहे, बाहर ही मंदिर के बाहर से ही माथा टेका करें। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और लाल किताब ज्योतिष की सिखाने की जो वीडियो है, मैं लगभग 16 भाग में ला चुका हूँ और ये मेरा 17वां भाग है। और इससे पहले मैं बहुत सारे ऐसे सूत्र ला चुका हूँ जो लाजवाब सूत्र हैं, ऐसे सूत्र हैं जिनको मैंने हज़ारों बार आजमाया है। और कई वीडियो मैं ला चुका हूँ, 20 सूत्र ला चुका हूँ, 25 सूत्र हैं, 26 सूत्र हैं, 10 सूत्र हैं। और वो सभी के सभी सूत्र, अगर खाली आपको सूत्र ही याद होंगे और अगर आपने किसी की कुंडली को देखकर अगर उन सूत्रों में से एक भी सूत्र आपको बोल दिया, तो सामने वाला आपको मान जाएगा कि आपको ज्योतिष का कितना ज्ञान है। तो आप उन सूत्रों को भी देखें। और ज्योतिष अगर आप सीख रहे हैं लाल किताब ज्योतिष, तो जो मैं भाग बना चुका हूँ उन सभी भागों को आप अच्छे से सुने, देखें और नोट्स तैयार करें और उनको याद कर लें। और अगर आपने उनको अच्छे से याद कर लिया है तो गारंटी से आप लाल किताब के माहिर बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आप वीडियो को देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दूसरी बात, यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप जन्मपत्री दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करें, आप अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं। उसकी जो भी फीस है हम गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से आप उसको पे करके आप अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं। और आप अगर लाल किताब जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो लाल किताब जन्म पत्रिका भी हम बनाकर देते हैं। और 60 पेज की हमारी लाल किताब जन्म पत्रिका होती है और उसमें जीवन के समस्त जो पड़ाव हमारे जीवन में जो आते हैं खास उनके बारे में सारी जानकारी होती है। यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के जो भी बीच में पड़ाव आते हैं, जैसे शुरू में बचपन का समय होता है, सेहत स्वास्थ्य का टाइम होता है वो देखने का, फिर उसके बाद विद्या का समय होता है, फिर उसके बाद नौकरी का समय होता है, फिर शादी का समय होता है, फिर मकान का होता है, फिर रोजगार का होता है। तो उसी सभी के बारे में हमारी जन्म पत्रिका में जानकारी दी जाती है। और इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, पितृदोष है या नहीं है, पितृ ऋण या किसी तरह का ऋण तो नहीं है, वो सारी जानकारी दी जाती है। अब जीवन में समस्त मकान के बारे में, उसको कैसा मकान बनाना है, सारी ही जानकारी लाल किताब जन्म पत्रिका में होती है। सारी सावधानियाँ उसमें बताई होती हैं और सारे उपाय बताए गए होते हैं लाल किताब के। तो 2 साल का उसमें वर्षफल होता है। यदि आप लाल किताब जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, वो भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 12वें भाव में राहु हो तो ऊपरी बाधा के योग बनते हैं। आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो यदि राहु लगन भाव में है, सुन ले एक बार अच्छे से,
लगन भाव में यदि राहु हैं, 12वें भाव में यदि राहु हैं, 8वें भाव में यदि राहु हैं, 7वें भाव में यदि नीच राहु हैं, 5म भाव में राहु यदि अशुभ हैं, या 9वें भाव में राहु अशुभ हैं, तो ऐसे इंसान पे ऊपरी बाधा होने के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। खासकर लगन भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में अगर राहु अशुभ बैठे हुए हों, नीच के बैठे हुए हों, शत्रु राशि में बैठे हुए हों, तो ऊपरी बाधा होने के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। तांत्रिक क्रिया किया कराया होने के चांस होते हैं। तो यदि आपको किसी को लगता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, बीमारियां काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं, ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, आप टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तब आप हमें फ़ोन पर संपर्क करके फ़ोन पे ही आप किए कराए तांत्रिक दोष को चेक करा सकते हैं। उसके लिए आपने 4 अगरबत्तियाँ जलानी है, उसकी राख इकट्ठा करनी है और राख को पेपर में लेकर आपने हमें कॉल करना है। कॉल करने से पहले आप राख को 2-3 बार टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। उसके बाद आप कॉल करें, हमने यहाँ से कुछ मंत्रों का पाठ करना है और आपने उस भभूति को टेस्ट करके देखना है। यदि हमारे मंत्र पाठ करने पर आपकी भभूति राख जो आप लेकर बैठे तो उसका टेस्ट अचानक से चेंज हो जाए, एकदम से कड़वा हो जाए, एकदम से खट्टा हो जाए, तब आप समझ लें कि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, किया कराया तांत्रिक दोष है। और यदि आपके ऊपर किसी तरह का तांत्रिक दोष किया कराया है तो आप फ़ोन पर ही उसका हल भी करवा सकते हैं घर बैठे ही। तो दोस्तों, आज की जानकारी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।